नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत को अपॉइंट किया गया है 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, और दूसरी बात कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानेंगे, क्योंकि संविधान में जो प्रोविजन है उसे देखेंगे कि क्या उसके हिसाब से ही अपॉइंटमेंट होता है या फिर कॉलेजियम सिस्टम ने किस तरीके से अपॉइंटमेंट की इस पूरी दिशा को बदल दिया है, और ये कब कब केसेस हुए हैं जिसमें कॉलेजियम सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ है। तो आइए जल्दी से देखते हैं ये पूरी खबर क्या है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये जगह लेंगे BR गवई का, यानी भूषण R गवई का स्थान लेंगे। भूषण R गवई 23 नवंबर को पदमुक्त हो रहे हैं, यानी 24 नवंबर को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत को मिल जाएंगे। 9 फरवरी 2027 तक ये मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे, यानी करीब करीब 16 महीने का इनका टेन्योर होगा। अब इनके पूरे सफर को अगर आप देखिएगा तो जिला कोर्ट से इन्होंने शुरू किया था, और 1984 में हिसार जिला न्यायालय में इन्होंने अधिवक्ता के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की थी। हालांकि 1985 में ही अगले साल ये पंजाब और हरियाणा के जो हाई कोर्ट है उसमें चले गए थे, और साल 2000 में हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त हुए थे। आपको पता है, संविधान अगर आप पढ़ते हैं तो महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि मेंबर के तौर पर काम करता है, ठीक है, विधि अधिकारी के तौर पर काम करता है। 2004 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में इनको पदोन्नत कर दिया गया। 2000 में युवा महाधिवक्ता थे, और 2000 से 2004 तक ये महाधिवक्ता बने रहे। फिर 2004 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बन गए। 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, और 2019 में इनका पदोन्नति हुआ सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, और अब है 2025 जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। ठीक, अब आइए नियुक्ति के प्रावधान को समझिए। संविधान का जो अनुच्छेद 124 है ये इस बारे में बात करता है, और 124(2) के अंतर्गत नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और ध्यान रखिए कि CJI के लिए कोई अलग से नियुक्ति नहीं होती। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उन्हीं न्यायाधीशों में से किसी को CJI बनाया जाता है। कैसे बनता है वो हम कॉलेजियम सिस्टम जब देखेंगे तब देखेंगे। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है नियुक्ति से पहले, किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे, और इसी पर कॉलेजियम सिस्टम के केसेस हैं। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने का प्रोविजन दिया गया है संविधान में, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझें। मुख्य न्यायाधीश से अगर उनकी अपनी नियुक्ति को छोड़ दें तो मुख्य न्यायाधीश से हमेशा बाकी न्यायाधीशों की नियुक्तियों में परामर्श लिया जाना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। तो अब सवाल ये उठा कि क्या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ये जो परामर्श लिया जाता है क्या बाध्यकारी है राष्ट्रपति के ऊपर, यानी कि कार्यपालिका के ऊपर, यानी सरकार के ऊपर। इसी पर केसेस हुए, लेकिन उसके पहले योग्यता देख लीजिए। योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी अगर जज की नियुक्ति की बात करें तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, और इन 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन, यानी नागरिक तो होना ही चाहिए। साथ में अगर कोई व्यक्ति हाईकोर्ट या 2 या अधिक हाईकोर्ट्स का लगातार कम से कम 5 साल न्यायाधीश रहा हो तो वो एलिजिबल है, यानी भारत का नागरिक और ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा हो। या फिर इसमें से दूसरा कंडीशन, किसी हाईकोर्ट या 2 या ज्यादा हाईकोर्ट्स का लगातार कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल होता है और वो व्यक्ति भारत का नागरिक है तो इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल है, अर्ह है, अर्हता रखता है। ठीक है, अन्य बातें अगर देखें तो कार्यकाल और निष्कासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी न्यूनतम समय सीमा तय नहीं है, आयु सीमा तय नहीं है संविधान में नियुक्ति के लिए कि भाई कितना एज कम से कम चाहिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का अपर एज जरूर दिया गया है संविधान में, 65 वर्ष की आयु तक वो पद पर बना रहता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन, पेंशन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका मतलब ये है, जब हम कहते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर तो इसका मतलब है संचित निधि पर भारित का एक ही मतलब होता है कि इस पर किसी भी हाल में मतदान नहीं होता संसद में, और चर्चा की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, जब भी संचित निधि पर भारित व्यय की बात आएगी तो उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन उस पर किसी तरह का वोटिंग नहीं होता, मतदान नहीं होता। कार्यकाल की अवधि में अगर वो साबित कदाचार और अक्षमता के बल पर ही हटाया जा सकता है, इसको छोड़कर उन्हें हटाया नहीं जा सकता। यानी सिर्फ 2 आधार दिए गए हैं संविधान में, साबित कदाचार और अक्षमता या फिर अक्षमता। इन 2 ही आधार पर संविधान में हटाने का प्रोविजन दिया गया है। और हटाने का प्रोविजन भी क्या है, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 2/3 बहुमत से, कम 2/3 बहुमत से इस तरह के
हटाने के जो प्रस्ताव है उसको पारित करना चाहिए। इसमें न्यायाधीश जांच अधिनियम की भी बात आती है, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में करेंगे कि पूरी प्रक्रिया क्या है। आगे बढ़े उससे पहले अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही दिवाली का जो सेल चल रहा था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और 2027 और 28 के लिए जो बैचेज हैं वो अब आपको मिल जाएंगे अमृत लाइव कोड यूज करने पर 17,999 रुपये में। आज ही तक ये वैलिड है 31 अक्टूबर तक, यानी अगले 5-6 घंटे बचे हुए हैं। इसमें आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं 17,999 रुपये में। चलिए अब देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम, जिसकी चर्चा हमेशा होती है जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है या न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है या कोई सवाल पूछा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? देखिए, कॉलेजियम शब्द का इस्तेमाल कहीं भी संविधान में नहीं है। कभी आपसे स्टेटमेंट में यह बात भी पूछी जा सकती है, लेकिन न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम स्थापित हुआ है। कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल हैं। यह वर्तमान कॉलेजियम की स्थिति है। कॉलेजियम की स्थिति चेंज हो सकती है, अगर आगे चाहें, अगर किसी डिसीजन के जरिए कॉलेजियम का विस्तार भी किया जा सकता है, इसको घटाया भी जा सकता है, लेकिन वर्तमान में CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कॉलेजियम जो परामर्श देता है वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण पर ये अपना रिकमेंडेशन देता है, निर्णय लेता है। सरकार क्या कर सकती है? क्या कॉलेजियम के फैसले को सरकार दरकिनार कर सकती है? एक बार तो फैसले पर आपत्ति उठा सकती है, स्पष्टीकरण मांग सकती है, लेकिन यदि कॉलेजियम ने दोहरा दिया अपना निर्णय, ठीक है, अगर उन्हीं नामों को दोहराता है, उन्हीं रिकमेंडेशंस को दोहराता है, तो सरकार को मानना होता है। तो कॉलेजियम सिस्टम एक तरीके से बाध्यकारी व्यवस्था है। मुकदमे कौन कौन से हुए, या यूं कहें कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे एस्टैब्लिश हुआ, इसमें पहला मामला आता है SP गुप्ता वर्सेस इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 का केस है। इसी को हम कहते हैं प्रथम न्यायाधीश मामला। ये केस, इसका जो फॉर्मल नाम है ये SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में जो 124(2) और 217 में परामर्श शब्द दिया गया है कि उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, इसका अर्थ सहमति नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि परामर्श बाध्यकारी नहीं होगा। इसका मतलब सरकार के हाथ में है उन परामर्शों को माने या फिर न माने। तो प्रथम न्यायाधीश मामले में तो सीधे सीधे गेंद सरकार के पाले में ही रह गई। लेकिन द्वितीय न्यायाधीश मामला, जिसको हम ऑफिशियली कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 का मामला है और इसी से कॉलेजियम सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ। इसमें कहा गया, पीछे के फैसले को अपने पलटते हुए, कि न्यायिक नियुक्तियों में परामर्श का वास्तव में मतलब है सहमति। इसका मतलब कि परामर्श जो दिया गया है कॉलेजियम के द्वारा वो उससे सहमत होना है, सहमति बनाकर आगे चलना है। इसका मतलब एक तरीके से ये बाध्यकारी व्यवस्था यहीं से हो गया कॉलेजियम सिस्टम। राष्ट्रपति अपने मन से किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करेंगे, बल्कि कॉलेजियम की व्यवस्था के अनुसार ही, कॉलेजियम जो कहे, रिकमेंड करे, उसी के हिसाब से नियुक्ति होगी। और इसमें कहा गया कि CJI की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। CJI ये सलाह देने के पहले अपने 2 सीनियर मोस्ट सहयोगियों से परामर्श उसे करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1993 में जब कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना हुई तो 1+2 का कॉलेजियम था, एक CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस का कॉलेजियम बना, और CJI की जो भी सलाह होगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दी गई। तृतीय न्यायाधीश मामला, दरअसल ये आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला था। इस पर सुनवाई हुई जब, तो कॉलेजियम का विस्तार कर दिया गया और कहा गया कि अब मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कॉलेजियम होगा, और तब से आज तक ये 1+4 का कॉलेजियम बना हुआ है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और इसके जरिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई और NJAC एक्ट भी ले आया गया ताकि पारदर्शिता हो, सरकार का उसमें रोल हो, कार्यकारी जो कार्यपालिका है हमारी उसका महत्वपूर्ण रोल हो, क्योंकि संविधान ये अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां होंगी, यानी कि सरकार की भूमिका इसमें होगी। उद्देश्य यही था कि योग्यता के आधार पर ज्यादा पारदर्शी प्रक्रिया बनाएं, कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करें, यही उद्देश्य था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का ये मामला है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में 4th जजेस केस कहते हैं। जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आपने देखा, वैसे ही 4th जजेस केस कहते हैं, चौथा न्यायाधीशों का मामला, मुकदमा कहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी व्यवस्था न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है और इसमें 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को और NJAC एक्ट को
असंवैधानिक करार दिया, शून्य घोषित कर दिया और इस तरह से अभी फिर से वापस वही व्यवस्था हो गई। तो 1+4 का कॉलेजियम अभी भी निर्णय लेता है कि किसको न्यायाधीश नियुक्त करना है। और ध्यान रखिए कि सीजेआई के मामले में क्या व्यवस्था होती है। सीजेआई के मामले में सीनियर मोस्ट जज को, जो भी सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को सीजेआई बनाया जाता है। उनके कार्यकाल की अवधि को देखा जाता है, सीनियरिटी को देखा जाता है और जो भी सीनियर मोस्ट जज हैं उनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। यही अभी की व्यवस्था है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।